नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस में शिरकत की है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विशेष योग्यजन बहनों का सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वृक्षारोपण, बहनों को राखी बंधवाए और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जो है वो मौजूद रहे। इसके साथ ही 6 साल की चीकू ने सीएम को राखी बांधी। दीपू और मंजू ने भी इस दौरान सीएम को राखी बांधी। सीएम ने इन दोनों बहनों को उपहार देकर सम्मान किया। सीएम ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। अपना घर को संचालित करने वाले पूरे प्रदेश में नहीं, अब तो इनकी शाखा पूरे देश में है, ऐसे बीएम भारद्वाज जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपना घर जाना था। क्योंकि अपना घर के बारे में जितना मैं जानता हूं, और अभी से नहीं, 25 और 30 साल से जब से मैंने देखा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय बीएम भारद्वाज जी बिल्कुल युवा थे। दोनों मियां बीवी आप आए, आपने एक छोटा सा एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया। जब कभी आप जो अपना घर है भरतपुर, जब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको वो आपका छोटा सा घर ही पहले पड़ेगा, वही आपका स्वागत करेगा। और 2 कमरे थे, एक कमरा नीचे था, उसमें से 2 कर दिए थे और एक ऊपर था। नीचे सेवा करते थे और ऊपर दोनों पति पत्नी आप रहते थे। वहां से ये काम प्रारंभ किया इन्होंने। उसके बाद नजदीक में थोड़ी सी जगह मिली, वहां लिया, वहां 10-15 कमरे बना करके वहां से काम प्रारंभ किया। और धीरे धीरे अगर आज आप देखोगे उस विशाल परिसर को, कितनी बड़ी संख्या है आज? 6,800 की संख्या है। इतना बड़ा परिसर अपना घर है। और आपका वो अपना घर का यहां भी जयपुर में भी है जहां हम राज रहे हैं। हमारे राजस्थान के अधिकतर जिलों में और बड़े अगर उपखंड हैं तो उसमें भी आपने अपना घर की संस्था खोली है। मैंने वहां देखा है कि जिस तन्मयता के साथ, जिस भाव के साथ प्रभु जी की जो पूजा होती है, प्रभु जी का जो उनके प्रति समर्पण है, वो आपको ऐसा दृश्य लगेगा जब आप देखेंगे तो आपका मन और मन का जो विश्वास है कि हमें हमारे उन भाई बहनों की जो दिव्यांगजन हैं, जो बोल नहीं सकते, आपकी भाषा पहचान नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, अपनी दैनिक दिनचर्या भी वो पूर्ण रूप से नहीं अपनी कर सकते, ऐसे उन सभी की सेवा प्रभु जी मान करके उनकी सेवा हो रही है। मैं अपना घर को और हमारे इसके संस्थापक बीएम भारद्वाज जी और उनकी पूरी जो टीम है उसको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गैंगस्टरों और आतंकवादियों पर कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने राजस्थान के 3 जिलों में लॉरेंस गैंग के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है। वहीं ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह जबरन वसूली और ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के माध्यम से भारत में पैसा कमा रहे हैं और इसके साथ ही कमाया हुआ पैसा कनाडा और अन्य देशों में भेज रहे हैं, जिसका इस्तेमाल खालिस्तान समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं जांच में राजस्थान के श्रीगंगानगर, दौसा, हनुमानगढ़ के 13 राज्यों से ज्यादा ठिकानों पर टीमें मौके पर पहुंची। जिन मामलों में ये कार्रवाई हुई है उनमें आतंकी फंड, अवैध हथियार इत्यादि जो है वो शामिल किए गए हैं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सुबह 3.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, वही भूकंप के कारण आसपास के ग्रामीण इलाकों में झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कई गांवों में भय और दहशत का माहौल बना रहा। खास तौर पर जिन इलाकों में घर कच्चे या पुराने हैं, वहां के लोग खेतों और खुले मैदानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई ग्रामीणों ने दावा किया कि झटकों के साथ जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिससे लोगों में और ज्यादा डर फैल गया। वहीं आमजन से अपील की गई कि अफवाहों पर ध्यान न दे और केवल अधिकृत और प्रशासनिक स्रोतों से ही प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें। वहीं भूकंप के विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का उपकेंद्र उत्तरी अक्षांश पर स्थित था। हालांकि तीव्रता मध्यम रही, लेकिन इसका असर प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों पर देखा गया। तो प्रतापगढ़ में ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अजमेर जिले के नसीराबाद में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छावनी परिषद द्वारा सड़क किनारे पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नितेश गुप्ता ने बताया कि रामसर चुंगी नाका से मुक्ति धाम तक और देराठू मार्ग स्थित पंप हाउस से चंद्रनाथ आदर्श विद्या मंदिर तक छायादार पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों की सुरक्षा के लिए सीमेंट के ट्री गार्ड लगाए गए हैं, जिसमें सड़क मार्ग का सौंदर्यीकरण भी होगा। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और हर नागरिक को एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। साबुन फैक्ट्री संचालक चंद्र प्रकाश जंदल ने पौधे, खाद और सुरक्षा का पूरा जिम्मा उठाने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, छावनी परिषद के अधिकारी और समाज सेवी भी जो है वो मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल हरियाली बढ़ाना है, बल्कि शहर को सुंदर, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। छावनी में हमने लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ी मुहिम का स्टार्ट करा है, जिसमें हमने पौधों को लगाने का स्टार्ट करा है, जो कि रामसर रोड और दराटू रोड से स्टार्ट हुआ। हम बहुत टाइम से लोगों ने हमें बोला हुआ था कि सर हम सहयोग करना चाहते हैं, और नसीराबाद की जनता बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही थी कि हम पौधा देना चाहते हैं सर, आप ट्री गार्ड की व्यवस्था करके हमें लगाइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे ट्री गार्ड हमें मिले हैं, और साथ ही अभी रोहित गुज्जर जी और हमारे साबुन फैक्ट्री वाले गोविंद जी, उन्होंने हमें पौधे दिए हैं। और मैं लोगों से और अपील करता हूँ कि ऐसे ही और पौधे दीजिए। पौधों से शायद कुछ नहीं होता, लेकिन एक जन भागीदारी बन जाती है। जन भागीदारी बनने से आप उस पौधों का ध्यान भी रखेंगे और वो पौधे आगे बढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में ये सिर्फ 2 सड़कें नहीं, जो कोटा सड़क है, श्रीनगर वाली रोड है, जो अजमेर वाली सड़क है, वहाँ पे भी ऐसे ही ट्री गार्ड लगा के और अच्छे पौधे लगाए जाएंगे। और मैं और एक दूसरी निवेदन करना चाहता हूँ कि पटेल गार्डन, जैसे कि सबको पता है कि हम पटेल गार्डन को एक ऐसा गार्डन बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोग डेली वहाँ पे आए। तो कल ही मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैंने लोगों को निवेदन करा था कि जो बहुत ही अच्छे एस्थेटिक प्लांट्स होते हैं, जिसमें डेट पाम जैसे पौधे आते हैं, एक की कीमत 4000 से 5000 की होती है, तो चाहे तो आप हमें ला के दे दीजिए, चाहे हम खरीदेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर फलौदी से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को सामूहिक ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायती कार्यों में अनियमितता, फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिसके चलते अब तक हुए कार्यों की निष्पक्ष जांच के विशेष जांच टीम गठित करने की मांग भी की जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे शौचालय निर्माण, मनरेगा कार्यों, पेंशन वितरण, पीएम आवास योजना, सीमाएं हटाने और भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर सभी ग्रामीण एकजुट हुए और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। पंचायती कार्यों में फर्जीवाड़ा किया गया और इसी को लेकर ये ग्रामीण जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विशेष जांच की मांग की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ब्याबार जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर
कमल राम मीना ने जिले की अब तक की उपलब्धियों और भावी योजनाओं को शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि विकास की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। भूमि आवंटन की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024-25 के 18 में से 14 प्रकरणों में आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं 2025-26 के 29 में से 20 मामलों में कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। विद्यालय भवन और खेल मैदान के लिए 241 पट्टे वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने कानून व्यवस्था और नशा उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस पूर्ण सजगता से कार्य कर रही है। इस मौके पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि जो हैं वो मौजूद रहे। तो आपको बता दें, व्यवहार जिले के स्थापना दिवस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिला प्रशासन ने इस दौरान अपनी सभी उपलब्धियां गिनवाई। विकास का खाका जो है वो पेश किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भरतपुर जिला के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने बयाना के उपखंड गांव साला के बाद में जन सुनवाई के बाद अचानक राजकीय उप जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य चिकित्सक और अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वार्ड, प्रसूति गृह, ओटी, लैब और निःशुल्क दवा वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया। आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों से संवाद कर चिकित्सीय सेवाओं की जानकारी भी इस दौरान ली गई। मरीजों द्वारा मिले सकारात्मक फीडबैक से कलेक्टर प्रभावित हुए और चिकित्सा स्टाफ की सराहना करते हुए सेवा भाव बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने मौसमी बीमारियों की स्थिति को देखते हुए दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई व्यवस्था में और सुधार की हिदायत दी है। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, अस्पताल परिसर में हलचल का माहौल रहा। जिला कलेक्टर का अस्पताल में आकस्मिक निरीक्षण जो है वो देखने को मिला। व्यवस्थाओं पर उन्होंने अपना संतोष जताया। भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी उन्होंने फीडबैक लिया। बयाना उसको देखने आया हूँ। काफ़ी फुटफॉल है, काफ़ी बड़ा ओपीडी है और सारी स्पेशलाइजेशन भी लगभग यहाँ पे ठीक ठाक फील्ड है। आईपीडी भी अच्छा लोड है, तो लोगों से भी बात करी, लोग संतुष्ट हैं यहाँ के इलाज को लेके, डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास को लेके। सो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भरतपुर जिला के कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने आज बयाना उपखंड के गांव सालाबाद में जन सुनवाई कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीणों की पेयजल, बिजली, सड़क, कीचड़ और गंदे पानी की निकासी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता गुट के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कंसाना ने जिला कलेक्टर का स्वागत करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें सालाबाद, नगला भार, आगावली, बाजोली और नगला जाटवान गांव की समस्या को उठाया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल, तहसीलदार अंकुर जैन, बीडीओ नरेंद्र सिंह और ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जन सुनवाई की जानकारी समय पर नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई और सरपंच, पंचायत सचिव की लापरवाही पर सवाल खड़े किए गए। तो गांव सालाबाद में जिला कलेक्टर की जन सुनवाई की गई। समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी जो है वो जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। प्रकरण लोगों के पानी की कोई समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, किसी को खेत की नपती की समस्या है, इस तरीके के प्रकरण जो है वो आए। उसके बाद पंचायत समिति के बीच में एक बार क्या क्या काम हो रहे हैं उसका निरीक्षण किया और वहाँ पे देखा कि कर्मचारी किस तरीके से काम कर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज नागौर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नगरीय निकायों की यूडी टैक्स वसूली व्यवस्था को सुधारने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि टैक्स व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है ताकि शहर का विकास हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वसूली टारगेट पूरा नहीं हुआ तो केंद्र और राज्य से मिलने वाला
अनुदान रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अशोक गहलोत सरकार में हुए जमीन आवंटन की जांच की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि 211 निकाय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे जांच में तेजी आएगी। कांग्रेस सरकार के समय जो भूमि आवंटन में गड़बड़ियां हुई हैं, उन्हें लेकर हर पहलू पर जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर निकायों की जमीनें पुनः जांच के बाद वापस दी जाएंगी, ताकि आय में वृद्धि हो सके। तो यूडी टैक्स वसूली को लेकर मंत्री ने ये सख्त निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीख को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। आपको बता दें, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नागौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि निकायों का पुनः सीमांकन कार्य पूरा हो चुका है और अब विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची तैयार करने के लिए अनुरोध करेगा। मंत्री ने कहा राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत 300 नगरीय चुनाव के लिए काम करेगा। सुंदर है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नागौर जिले की नवगठित पंचायत समिति के मुख्यालय को अलाय के बजाय श्री बालाजी बनाने के प्रस्ताव पर अब 16 ग्राम पंचायतों के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। कलेक्टर ने उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि श्री बालाजी जो जिले के अंतिम छोर पर स्थित है और अन्य पंचायतों से दूर है, जबकि अलाय सभी 26 ग्राम पंचायतों के बीच में स्थित है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा श्री बालाजी को मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसे कुछ नेताओं के स्वार्थ से जोड़कर देखा जा रहा है। विरोध स्वरूप पंचायत समिति सदस्य अनूप चंद विश्नोई और अन्य प्रतिनिधि अलाय में पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। आपको बता दें, श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने के विरोध में ये काम किया जा रहा है। मतलब पंचायत समिति पुरकंड के अंदर जो अढ़ाई पंचायत समिति बनाने का जो निर्णय लिया है, जो श्री बालाजी बनाने का निर्णय लिया है, वो कतई हमें लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को स्वीकार नहीं है। स्वीकार इसलिए नहीं है कि अलाई है जो एक सेंटर पॉइंट है, उनके आजू बाजू के अंदर जितनी भी 16 से 17 ग्राम पंचायतें हैं, वो वहाँ पे अलाई को स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार है। सरकार कह रही है कि हम जनता की सुविधा के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, तो सरकार जनता की सुविधा कहाँ देख रही है? अलाई सेंटर पॉइंट होने के बावजूद भी अंतिम छोर पे जो एक नागौर का जो एरिया पड़ता है श्री बालाजी, उसको सरपंच वो पंचायत समिति बनाने जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। भौगोलिक स्थिति देख लें आप, यदि उसका नक्शा से देखा जाए तो अलाई बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। तो हम लोगों की यही मांग है कि अलाई पंचायत समिति बनाई जाए। यदि अलाई पंचायत समिति नहीं बनाई जाती है तो हम पूर्ण इतना विरोध करेंगे कि हम लोगों को यदि एक दो जने को यदि जान भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कतई बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे आज का नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा दुख पैदा हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में मॉनसून ब्रेक के बाद अब पश्चिमी जिलों में सूखा मौसम होने लगा है। आपको बता दें, सीमावर्ती जिलों में दिन के दौरान धूल भरी हवाएं चल रही हैं और तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के भीतर मौजूदा समय में मॉनसून की सक्रियता न के बराबर है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बीच एक सप्ताह तक बारिश में काफी कमी देखने को मिल सकती है। वहीं 15 अगस्त के बाद राजस्थान के अंदर भीषण बारिश का दौर शुरू होने वाला है, जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जोरदार बारिश करा सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ ही जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नापासर से है, जहां ग्राम पंचायत की सरपंच सरला देवी को पद से हटा दिया गया है। वहीं सरपंच अपने पद पर रहते हुए नियम विरुद्ध भुगतान के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और अब हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, जांच के बाद दी गई रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभाग ने नियमानुसार यह निर्णय लिया है। वहीं सरपंच ने भुगतान नियमों के तहत बताया था, लेकिन उसके लिए उपलब्ध साक्ष्य नहीं थे।
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है, जिसमें सरपंच को निलंबित कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राज्य सरकार द्वारा सैंडस्टोन पर भारी रॉयल्टी टैक्स लगाने और रॉयल्टी ठेकेदारों की ओर से की जा रही मनमानी के खिलाफ बयाना के रीको औद्योगिक क्षेत्र में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, पत्थर कारोबारी और मजदूरों ने सांकेतिक रैली निकाली और सरकार से बढ़ी रॉयल्टी को वापस लेने की मांग की है। रैली रीको औद्योगिक क्षेत्र से शुरू होकर बयाना कस्बे के बाजारों और मुख्य मार्गों से होते हुए फिर रीको औद्योगिक क्षेत्र वापस पहुंच गया और वहां पे जाके समाप्त हो गया। इस रैली का नेतृत्व रीको औद्योगिक समिति के अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा ने किया। रैली में शामिल सभी लोग नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर तख्तियां थामते रहे। पत्थर कारोबारियों का कहना है कि सैंडस्टोन जो आम उपभोक्ता और सरकार के विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है, वो 100% रॉयल्टी टैक्स फ्री होनी चाहिए, जिस पर संकट आ गया है। द्वारा जो ये सांकेतिक रैली निकाली जा रही है, वो केवल जो 34% रॉयल्टी बढ़ाई गई है उसके विरोध में, और जो ठेकेदार द्वारा जो मनमानी की जा रही है रॉयल्टी दरें ओवर लेने की, उसके विरोध में ये सांकेतिक हमारा प्रदर्शन है। आगे इससे भी ऊपर प्रदर्शन हो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। शिक्षकों ने सरकार को मांग पत्र जो है वो सौंपा है। आपको बता दें, ये पूरा खबर जो है वो नसीराबाद से है, जहां एक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। शिक्षक नेताओं ने बताया कि शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर वो लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश जो है वो देखने को मिला। आज पूरे प्रदेश भर में सब जगह ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। विभिन्न समस्याओं को लेकर के ये हुआ है, जिसमें स्थानांतरण भी आ गया है, रिक्त पदों को भरने के लिए भी आ गया, अनावश्यक जो कार्य है उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आ गया। ये सारा सब मिला करके ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन दे दिया गया है। शुभ नाम। और ये पहला चरण है। सेकंड चरण 14 तारीख से चालू हो रहा है, जो विधायक महोदय को दिया जाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से आज पूरे प्रदेश भर में और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। इसके अंदर हमारी 5 प्रमुख मांगें हैं और उसके साथ में अन्य मांगों को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है। उसमें प्रमुख मांग जो है हमारी पिछले 8 वर्षों से स्थानांतरण पर जो अघोषित रोक लगा रखी है, सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण इस सरकार ने भी 2 बार किए हैं, लेकिन शिक्षक के एक भी स्थानांतरण अभी तक नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार से पिछले 6 वर्षों से डीपीसी जो एक अधिकार है कर्मचारियों का, उसके ऊपर अघोषित प्रतिबंध लगा रखा है। पिछले 8 वर्षों से डीपीसी नहीं हुई है, वह हमारी प्रमुख मांग है। पिछले 6 और 7वें वेतन आयोग की जो वेतन विसंगतियां हैं, उसको लेकर के हमारी मांग है। कंप्यूटर अनुदेशक और प्रबोधकों को लेकर के हमारी मांग है। गैर शैक्षणिक कार्य में अध्यापकों को जो जिस प्रकार से झोंका जाता है, उनसे कार्य किया जाता है और उनके ऊपर आक्षेप लगाकर उनको निलंबित किया जाता है, इस प्रकार की अनेक मांगों को लेकर के आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन का पहला चरण है। दूसरे चरण में हम जनप्रतिनिधियों का घेराव और उनको ज्ञापन देंगे, और अगर सरकार इसके पश्चात भी नहीं मानी तो फिर आंदोलनात्मक कदम। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।